आज हम बात कर रहे हैं एक इस्तीफे की जो सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह गया, बल्कि हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में ऐसा लगा जैसे एक युग खत्म हो गया हो। हम बात कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी के द लल्लन टॉप छोड़ने की। ये कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत क्षति जैसा था। हमारे पास जो भी जानकारी और लेख हैं वो सब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं कि आखिर एक पत्रकार का अपनी नौकरी छोड़ना इतना बड़ा, इतना भावनात्मक मुद्दा कैसे बन गया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। और ये कहानी मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो एक पत्रकार और उसके लाखों दर्शकों के बीच बना। लल्लन टॉप सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं था, वो एक आवाज बन गया था। हाँ, खासकर उन युवाओं के लिए जो टीवी न्यूज के उस शोर शराबे से तंग आ चुके थे और कुछ असली, कुछ जमीनी सुनना चाहते थे। बिल्कुल। और इसी वजह से जब वो गए तो सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार लिखी जा रही थी, जैसे कोई अपना चला गया हो। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब आमतौर पर किसी एडिटर के जाने पर ऐसा महसूस नहीं होता। ये जुड़ाव बना कैसे? ये जुड़ाव बना उनकी पत्रकारिता करने के अंदाज से, जिसमें सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी शामिल था। मुझे वो किस्सा याद आता है जब वो बॉर्डर फिल्म के असली हीरो भैरव सिंह राठौड़ के घर गए थे। अच्छा। उनकी कच्ची दीवारें, घर के हालात और एक गुमनाम हीरो की ऐसी उपेक्षा देखकर सौरभ कैमरे पर ही रो पड़े थे। हाँ, और उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी जो शायद उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र थे। हाँ, उन्होंने कहा था, अगर पत्रकार का दिल पत्थर का हो जाए तो वो इंसान की पीड़ा क्या लिखेगा। सही बात। मुझे लगता है इसी एक पल ने उन्हें हजारों न्यूज एंकरों की भीड़ से अलग कर दिया। लोगों ने सिर्फ एक पत्रकार नहीं देखा, एक ऐसा इंसान देखा जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सकता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो भावनात्मक कनेक्शन था। दर्शक सिर्फ आंकड़े और विश्लेषण नहीं देख रहे थे, वो खबरों के पीछे का इंसान और उसकी भावनाएं भी देख रहे थे। लल्लन टॉप इसी वजह से एक न्यूज प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक कम्युनिटी, एक समुदाय जैसा बन गया था। और जब उस समुदाय का सबसे भरोसेमंद चेहरा चला गया तो लोगों को झटका लगना स्वाभाविक था। तो ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, एक जगह को 10 साल देना, उसे सींचना, उसे एक पहचान देना और फिर उसे छोड़ देना। हाँ, ये उस मिट्टी से अलग होने जैसा है जिसमें आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बो दिया हो। बिल्कुल। और इसीलिए 5 जनवरी को जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया तो इंटरनेट पर आप कह सकती हैं अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से वजह तलाश रहा था। हाँ, और वो अटकलें भी बड़ी दिलचस्प थीं। कुछ लोगों को लगा कि वो अब फिल्म बनाएंगे क्योंकि उनका रुझान हमेशा से सिनेमा की तरफ रहा है। कुछ का मानना था कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे, शायद अपना कोई नया वेंचर शुरू करेंगे। एक तीसरा धड़ा भी था जिसे लग रहा था कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद मैनेजमेंट से कोई अनबन हुई है या उन पर किसी तरह का दबाव था, कोई ऐसा समझौता करने को कहा जा रहा था जो उन्हें मंजूर नहीं था। और इन सारी अटकलों के केंद्र में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो शायद सौरभ की सफलता का ही एक साइड इफेक्ट था कि लल्लन टॉप उनका अपना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते थे कि लल्लन टॉप उनका अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये बहुत आम धारणा थी। लोगों को लगता था कि वो मालिक हैं, जबकि हकीकत ये थी कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के कर्मचारी थे, एक एडिटर थे। उन्होंने खुद भी कई बार ये साफ किया, लेकिन उनका चेहरा और व्यक्तित्व लल्लन टॉप से इस कदर जुड़ गया था कि लोग इस फर्क को भूल गए। सही बात है। इसलिए जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोगों को लगा कि कोई अपनी बनाई हुई चीज क्यों छोड़ेगा। और शायद इसी वजह से जब भी उनकी निजी विचारधारा पर सवाल उठे तो वो सीधे लल्लन टॉप की निष्पक्षता से जोड़ दिए गए। ये वाला पहलू हमेशा से बहुत जटिल रहा है ना, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी पत्रकारिता के बीच का विरोधाभास। यकीनन, और ये इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है। उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई थी। उनके पिता बीजेपी के नेता रहे। हाँ, लेकिन जब आप लल्लन टॉप पर उनके काम को देखती हैं, खासकर उनके शोज को, तो पत्रकारिता का झुकाव सेंटर लेफ्ट यानी केंद्र से वामपंथ की ओर ज्यादा दिखता था। ये विरोधाभास सुनने में बहुत बड़ा लगता है। जब हम कहते हैं कि उनकी पत्रकारिता सेंटर लेफ्ट थी तो इसका मतलब क्या है? क्या उनके शोज में सरकार की आलोचना ज्यादा होती थी या वो? दोनों ही बातें थी। उनके प्लेटफॉर्म पर अक्सर सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना होती थी। अच्छा। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जोर शोर से बात होती थी। सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी जाती थी, जो आमतौर पर सेंटर लेफ्ट विचारधारा से जुड़े मुद्दे माने जाते हैं। और इसी वजह से वो हमेशा दोनों तरफ के निशाने पर रहे। बिल्कुल। मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग
उन्हें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि याद दिलाकर कहते थे कि वो अपनी जड़ों को भूल गए हैं। और वामपंथी विचारधारा के लोग उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते थे। उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखते थे। बिल्कुल। अमित शाह के साथ डिनर की वो तस्वीर याद है? हाँ। उस एक तस्वीर ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। उन पर सत्ता के करीब होने के आरोप लगे। दूसरी तरफ जब वो सरकार की आलोचना करते तो उन्हें देशद्रोही और एजेंडा चलाने वाला कहा जाता। तो वो एक तरह से बीच में फंस गए थे। हाँ, वो एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहाँ कोई भी खेमा उन्हें पूरी तरह अपना मानने को तैयार नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि बीच में खड़े रहने की ये कोशिश ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी? ताकत इसलिए कि उन्होंने एक बड़ा दर्शक वर्ग जोड़ा जो किसी भी खेमे से नहीं जुड़ना चाहता था, और कमजोरी इसलिए कि वो हमेशा सवालों के घेरे में रहे। ये एक बहुत सटीक विश्लेषण है। उन्होंने एक ऐसा स्पेस बनाने की कोशिश की जो कट्टरपन से दूर हो, लेकिन आज के इस ध्रुवीकरण वाले माहौल में ऐसा करना लगभग असंभव है। लेकिन इसी कश्मकश के बीच उन्होंने जो काम किया उसका असर बहुत गहरा हुआ। और उनके काम का एक असर जो बार बार सामने आता है वो है हिंदी पत्रकारिता को कूल बनाना। मुझे याद है वो दौर जब न्यूज का मतलब सिर्फ चिल्लाते हुए एंकर हुआ करते थे। उस माहौल में लल्लन टॉप का अंदाज वाकई एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। हाँ, और ये सिर्फ अंदाज की बात नहीं थी। उन्होंने एक तरह से न्यूज कंजम्पशन का एक गेटवे तैयार किया। वो युवा जो राजनीति या गंभीर सामाजिक मुद्दों से पूरी तरह कट चुका था, वो नेता नगरी के मजेदार और सहज विश्लेषण की वजह से वापस जुड़ने लगा। सही बात है। ये पत्रकारिता से ज्यादा एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने न्यूज को बोरिंग होने के टैग से बाहर निकालकर युवाओं के सब कल्चर का हिस्सा बना दिया। ये किस्सा गोई वाला अंदाज है ना। उन्होंने खबरों को सुनाना शुरू किया, पढ़ना नहीं। बिल्कुल। लल्लन टॉप शो में किसी भी जटिल मुद्दे को एक कहानी की तरह पेश करना या जमीन पर जाकर लोगों से उनकी ही भाषा में बात करना, इसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। भाषा का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अकादमिक और भारी भरकम हिंदी की जगह आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी थे और देसी मुहावरे भी। उन्होंने साबित किया कि गंभीर बात करने के लिए गंभीर चेहरा बनाना जरूरी नहीं है। पत्रकारिता को उन्होंने एक क्लासरूम लेक्चर से निकाल के दोस्तों की बातचीत जैसा बना दिया। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन हो गया कि हिंदी में भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मजेदार कंटेंट बन सकता है। जो युवा कल तक सिर्फ अंग्रेजी कंटेंट को कूल मानता था, वो गर्व से लल्लन टॉप देखने लगा। यही उनकी विरासत है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को उसकी हीन भावना से बाहर निकाला। उन्होंने दिखाया कि आप अपनी भाषा में रहते हुए भी दुनिया के किसी भी मुद्दे पर गहराई से बात कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जब वो गए तो ये सिर्फ एक पत्रकार का जाना नहीं था, ये उस आवाज का जाना था जिसने लाखों लोगों को आत्मविश्वास दिया था। सही कहा। तो फिर वही सवाल घूम कर आता है कि अगर इतना कुछ बनाया, इतना बड़ा असर पैदा किया, तो छोड़ा क्यों? उन्होंने खुद अपने जाने की वजह पर एक बहुत गहरी बात कही थी। हाँ, उनका वो कथन बहुत कुछ कहता है। बहता पानी ही साफ रहता है, ठहराव तो समंदर को भी खारा कर देता है। इससे लगता है कि एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला था। शायद उन्हें लगा कि एक ही जगह पर 10 साल बिताने के बाद उनके अंदर एक ठहराव आ रहा है और रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है। ये भी हो सकता है कि जिस शिखर पर वो पहुंच चुके थे, वहां से आगे जाने का रास्ता शायद उसी संस्थान में रहकर संभव नहीं दिख रहा हो सकता है। कभी कभी आपको नई चुनौतियों के लिए पुराना मैदान छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और उनकी विदाई भी उनके अंदाज जैसी ही थी। कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं। उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में दर्शकों से कुछ नहीं मांगा, बस एक बात कही, लाइक और शेयर करिए, ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि जाते वक्त करोड़ों हाथ दुआ दे रहे थे। हाँ, ये उनके और दर्शकों के बीच के रिश्ते की खूबसूरती दिखाता है। ये कोई लेन देन का रिश्ता नहीं था, बल्कि सम्मान और भरोसे पर बना था। लेकिन अब सवाल उठता है लल्लन टॉप के भविष्य का। क्या एक व्यक्ति के जाने से इतनी बड़ी विरासत खत्म हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब दर्शकों के हाथ में है। जैसा कि एक लेख में कहा गया है, लल्लन टॉप अब सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि सौरभ की विरासत है और उस विरासत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब दर्शकों की है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि अच्छे काम को सराहना, बुरे काम की आलोचना करना और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहना। तो कुल मिलाके हम इस कहानी को कैसे देखें? हमारे सामने एक ऐसे पत्रकार की तस्वीर है जो जटिल थे, जिनकी विचारधारा पर हमेशा बहस होती रही, लेकिन जिनके काम का असर निर्विवाद है। हाँ, आप उनसे सहमत हो सकती हैं, असहमत हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की दिशा बदल दी। उन्होंने एक ऐसा मंच खड़ा किया जिसने न सिर्फ खबरें दी,
बल्कि लाखों लोगों को सोचना और सवाल करना सिखाया। और शायद यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक बहुत मजबूत विचार जो सामने आता है, जब तक सवाल जिंदा है, पत्रकारिता जिंदा है। बिल्कुल। ये लाइन याद दिलाती है कि पत्रकारिता किसी एक चेहरे, एक आवाज या एक संस्थान की मोहताज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ सवालों को जिंदा रखने की जिद पर टिकी होती है। सौरभ द्विवेदी ने अपनी पारी में ये काम खूब किया। अब ये जिम्मेदारी आगे बढ़नी चाहिए। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, जिस पर सोचना चाहिए। आज के दौर में जब मीडिया में चेहरे ब्रांड बन जाते हैं, तब अगर कोई चेहरा मंच से हट जाए, तो फिर सवालों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी असल में किसकी होती है? उस जाने वाले व्यक्ति की, जो कहीं और जाकर फिर वही काम करेगा? उस मंच की, जिसे एक नया चेहरा खोजना होगा? या फिर हम दर्शकों की, जिन्हें अब चेहरे से ज्यादा सवालों पर ध्यान देना होगा? विरासत को असल में आगे कौन बढ़ाता है? व्यक्ति, संस्थान या दर्शक?